हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे तृतीय क्रियाकलाप। हमने पहला बिंदु यही लिया है। दूसरा बिंदु तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित, ये अगले वीडियो जो होंगे वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित होंगे। ठीक है, अभी के लिए तृतीय क्रियाकलाप पे ध्यान देते हैं। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा भी बताई है कि तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो उत्पादन और विनिमय से संबंधित होता है, और व्यक्ति इन क्षेत्रों से अगर जुड़ा होता है, वो क्षेत्र कौन से, देखिए तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, मतलब व्यापार वाणिज्य से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, परिवहन से जुड़ा हुआ है, संचार या सेवा से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति तृतीय क्रियाकलाप के भाग से संबंधित है, मतलब तृतीय क्रियाकलाप से जुड़े हुए। जैसे कि आपने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाएं होती है, वैसे ही अपने अपने काम का डिवाइडेशन होता है। जो प्रकृति पर निर्भर है, मछली पालन करता है, तो वो प्राथमिक क्रिया में चला गया। जो लोग विनिर्मित, मतलब जो उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, तो द्वितीय क्रिया में चला गया। अब जो व्यक्ति व्यापार वाणिज्य परिवहन संचार व सेवाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो किस में चला गया, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हो गया वो। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया है, जिसमें मैंने व्यापार के बारे में बताया। व्यापार किसे कहते हैं भाई, व्यापार होता क्या है, क्रय और विक्रय से संबंधित होता है, जिसमें हमने व्यापार के प्रकारों के अध्ययन किया, जिसमें हम फुटकर व्यापार, थोक व्यापार का विस्तृत वर्णन करके मैंने बताया। आप पिछले वीडियो में जाकर इसका टॉपिक आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में कि परिवहन होता क्या है। दूसरा पॉइंट हम डाल लेंगे, परिवहन किसे कहते हैं। तो सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। देखो परिवहन सब जानते हैं, परिवहन होता क्या है। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, परिवहन कहलाए। देखिए परिवहन एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें व्यक्ति हो, चाहे वो विनिर्मित माल हो, चाहे वो संपत्ति हो। ठीक है, व्यक्ति हो, विनिर्मित माल हो, मतलब जो भी वस्तु आप उत्पादित कर रहे हो, बना रहे हो, वो हो, और संपत्ति हो। इन तीनों को अगर हम भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाते हैं, भौतिक रूप मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब जैसे कि दिल्ली से मुंबई सामान को ले गए, व्यक्ति चला गया, विनिर्मित माल चला गया, संपत्ति चला गया, तो भौतिक रूप हो गया, वो स्थान से संबंधित हो गया। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई वस्तु अगर जा रही है, तो वो पूरी प्रक्रिया जो है वो किस में चली जाएगी, परिवहन में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिसमें व्यक्ति, विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे हम परिवहन कहते हैं। परिभाषा मैं मेंशन कर देता हूं, सामने आप उतार लीजिए। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिसमें व्यक्तियों लिखिए आप, व्यक्तियों। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया विनिर्मित माल व संपत्ति। ठीक है, तीन बिंदु हो गए, व्यक्ति हो, संपत्ति हो या विनिर्मित हो, को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्लियर, ये आपके परिवहन की परिभाषा होगी, जिसमें आप स्वयं हो, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई संपत्ति होती है, कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इन तीनों बिंदुओं को, मतलब तीन जो सब्जेक्ट है, इनको जब हम ले जाते हैं तो वही परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए परिवहन की कुछ विशेषता है, सुन लीजिए। यह मनुष्य को क्या प्रदान करता है, गतिशीलता प्रदान करता है, और ये एक संगठित उद्योग है। संगठित का मतलब इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सबको एक जगह जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको संगठित कहेंगे। भाई आप दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी आप इस परिवहन के द्वारा जुड़ सकते हो, तो मतलब आपको वो क्या कर रहा है, संगठित कर रहा है। कौन कर रहा है, परिवहन। तो परिवहन एक तो गतिशीलता देता है, दूसरा ये एक संगठित उद्योग है। ठीक है, लिखेंगे यह मनुष्य को गतिशीलता
प्रदान करता है व परिवहन एक संगठित उद्योग है। ये विशेषता हो गई परिवहन की। अब सुनिए और क्या परिवहन के बारे में है। देखिए, आपको पता है हर व्यक्ति, हर समाज परिवहन से क्या अपेक्षा करता है। आधुनिक अगर मैं समाज की बात करूं तो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वितरण से संबंधित हो, चाहे वो उपभोग से संबंधित हो, इन सब में वो चाहता है तीव्रता और सक्षमता। परिवहन एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत कर सकता है, वो यही चाहता है। आधुनिक समाज का जो व्यक्ति है, आधुनिक समाज जो है, वो वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्रता, सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। और परिवहन से वो ऐसी अपेक्षा रखता है कि वो अपना कार्य, परिवहन से वो मनुष्य जो है वो अपना कार्य क्या कर सके, शीघ्रता से कर सके, साफ सुथरा तरीके से कर सके और जल्द से जल्द उसका काम कंप्लीट हो जाए। ये परिवहन से आधुनिक समाज का व्यक्ति क्या रखता है, अपेक्षा रखता है। ठीक है, इसको हम मेंशन कर देते हैं। देखिए क्या लिखना है आपको, आधुनिक समाज जिसमें हम सब लोग आते हैं। ठीक है, आधुनिक समाज क्या क्या चाहता है, वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या चाहता है, वितरण और उपभोग। ठीक है, ये तीन चीज, ठीक है, ये तीनों चीजों के अंदर में सहायता, मतलब उत्पादन भी शीघ्र हो, वितरण भी शीघ्र हो और उपभोग के लिए वस्तु भी शीघ्रता से आपको मिल जाए, तो उसमें सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए क्या चाहता है व्यक्ति, तीव्रता चाहता है। और ये तीव्रता किससे आएगी, परिवहन से आएगी। इसके अलावा सक्षम, ठीक है, और किससे चाहता है, परिवहन व्यवस्था से, परिवहन व्यवस्था चाहता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए, आधुनिक समाज का व्यक्ति क्या चाहता है, वो चाहता है वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्रता, सक्षम परिवहन की व्यवस्था चाहता है। कि वो ऐसा परिवहन चाहता है जिससे व्यक्ति के उत्पादन में, वितरण में और उपभोग में जल्दी जल्दी तीव्रता आ जाए, शीघ्रता से वो काम कंप्लीट हो जाए। यही परिवहन की व्यवस्था कौन चाहता है, आधुनिक समाज। और आज के समय में ये संभव भी है। आप देखिए, वायु परिवहन देखिए, जल परिवहन देखिए, रेल परिवहन देखिए, सड़क परिवहन देखिए, ये क्या काम कर रहे हैं, ये यही तो काम कर रहे हैं। और इस पर चलने वाले जितने भी साधन होते हैं वो आपकी इस व्यवस्था को बहुत तीव्रता से सुरक्षित पहुंचाने का कार्य भी करता है। देखिए, परिवहन की एक व्यवस्था है, परिवहन तो एक व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जब परिवहन का उपयोग करते हैं या परिवहन की व्यवस्था को जब लागू करते हैं तो पदार्थों के मूल्य में हमेशा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि किसी भी निर्मित क्षेत्र में अगर कोई वस्तु उत्पादित हो रहा है और वो वहाँ से बनकर हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो मतलब वो पदार्थ, उसका जो मूल्य है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको भी हम डाल सकते हैं, परिवहन व्यवस्था से पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसमें जो खर्चा आता है, मूल्य जो होता है, वो उस वस्तु में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए वो पदार्थ वृद्धि, मतलब उसके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा परिवहन का मापन किस प्रकार से किया जाता है। 3 बिंदु मैं आपको बताऊंगा जिससे आप परिवहन का मापन कर सकते हो, परिवहन की जांच कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन परिवहन का मापन। टॉपिक डाल लीजिए, परिवहन का मापन। अब हम देखेंगे कि परिवहन का मापन किस आधार पर किया जाता है, परिवहन की जांच किस आधार पर की जाती है। तो उसके लिए 3 बिंदु हम इसमें डिसाइड करते हैं। एक, परिवहन की दूरी, पहला बिंदु
एक आपके परिवहन की दूरी को देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है समय, समय की दूरी, आगे वचन में समय की दूरी, और तीसरा देखा जाता है लागत की दूरी, या हम इसको कह सकते हैं परिवहन दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। इसको इस तरीके से लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको इस तरीके से मेंशन कर दीजिए। पहला तो ठीक है परिवहन की दूरी, दूसरा लिखेंगे समय दूरी, और तीसरा लिखेंगे लागत दूरी। इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम परिवहन का मापन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए जब परिवहन चलता है तो उसके लिए दूरी जो कि किस में होती है, किलोमीटर में। किस में होती है, किलोमीटर में। मतलब यह कि मार्ग की जो लंबाई होती है वो उसकी वास्तविक दूरी होती है कि भाई जब परिवहन चलेगा तो किलोमीटर में चलेगा। तो हम पहली चीज तो परिवहन को मापते हैं परिवहन दूरी, जो कि किलोमीटर दूरी के अंतर्गत होता है, अर्थात मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी के अंतर्गत हम परिवहन का मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे सुन लीजिए। परिवहन की दूरी को किसमें नापते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर दूरी। ठीक है, किसमें नापते हैं, किलोमीटर दूरी के अंदर। जब भाई वाहन चलेगा तो किलोमीटर में ही चलेगा, अथवा आप अथवा में डाल दो। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मार्ग की लंबाई लिख लीजिए। ठीक है, मार्ग की लंबाई, आप इससे समझिए। आगे बस में परिवहन को हम मापते हैं किसमें, मार्ग की लंबाई, जो कि किलोमीटर के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। तो मार्ग की लंबाई जो है उसकी वास्तविक दूरी हो गई। ठीक है, कि वास्तविक दूरी से मापन, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज सुन लीजिए। अब जब वाहन चलेगा, किस पे चलेगा, इस मार्ग की लंबाई पे चलेगा, तो भैया समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय, ठीक है, इसको लिख देंगे अथवा। ठीक है, या तो आप समय दूरी से जान जाइए कि समय दूरी से हम परिवहन का मापन कर सकते हैं, अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अथवा एक मार्ग की यात्रा में लगने वाला समय। ठीक है, इस आधार पर भी हम परिवहन का मापन कर सकते हैं। तीसरी चीज है लागत दूरी। लागत दूरी का अर्थात अथवा, ठीक है, या तो आप मापन कर लीजिए परिवहन का मापन लागत दूरी से, अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। भाई गाड़ी चलेगी, उस पर खर्चा भी होगा, तो मार्ग पर यात्रा में खर्च होने वाला, मार्ग पर या लिखिए क्या लिखेंगे, लागत दूरी, मार्ग की यात्रा में होने वाला खर्च से मापन। ठीक है, देखिए परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी का मापन हम कर सकते हैं। मतलब जब गाड़ी चलेगी तो किलोमीटर में चलेगी, मापन कर लीजिए। दूसरा समय दूरी, मतलब जब यात्रा होती है तो उसमें लगने वाला समय से मापन आप कर सकते हो। तीसरा लागत दूरी, मतलब मार्ग की लंबाई में होने वाला खर्च से मापन आप कर सकते हो। मतलब ये तीन बिंदु जो है उससे हम परिवहन का मापन सरलता से कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, जब हम गाड़ी में बैठते हैं और जब हम चलते हैं तो भैया पहली चीज तो हम यही पूछते हैं भाई कितना किलोमीटर है, परिवहन का मापन हो जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि भैया कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो समय दूरी हो गई, उससे हम परिवहन का मापन कर सकते हैं। फिर कितना पैसा वो लेगा आपसे, ठीक है, तो लागत दूरी हो गई। तो परिवहन दूरी, समय दूरी और लागत दूरी, इन तीन बिंदुओं से हम परिवहन का मापन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन और टॉपिक डालते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित
करने वाले कारक। अब वो कौन कौन से बिंदु हैं जो परिवहन को प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं। देखिए, परिवहन की मांग किस पे डिपेंड करती है? जनसंख्या के आकार पर। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही बढ़ेगी। जनसंख्या का आकार जितना छोटा होगा परिवहन की मांग उतनी ही कम पड़ेगी। तो इस तरीके से परिवहन प्रभावित हो सकता है, मतलब जनसंख्या का आकार जो है वो परिवहन को प्रभावित करता है। ठीक है, लिख देंगे, जनसंख्या का आकार परिवहन को प्रभावित करता है। ठीक है, जहां जनसंख्या का आकार बड़ा होता है वहां परिवहन की मांग अधिक होती है और जहां जनसंख्या का आकार छोटा होता है वहां परिवहन की मांग कम होती है। इस प्रकार जनसंख्या का आकार परिवहन को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस तरीके से हम प्रभावित करने वाले बिंदु में पहला बिंदु तो हम ये समझेंगे कि जनसंख्या का आकार जो है वो परिवहन को प्रभावित करता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए, हम देखते हैं कि नगर हो, कस्बा हो, गांव हो या फिर औद्योगिक केंद्र हो व कच्चा माल क्षेत्र हो, यहां पर कौन कौन सी चीजें होती है जो परिवहन को प्रभावित कर सकता है। भाई देखिए, आपका नगर होता है, परिवहन वहां चलते हैं, कस्बे होते हैं वहां भी चलते हैं, गांव हो, औद्योगिक केंद्र हो या फिर जहां से कच्चा माल निकलता है, उन क्षेत्रों के अंदर परिवहन प्रभावित होगा। भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई, दूरी या फिर मुद्रा, पैसा, इन सब पर परिवहन डिपेंड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, भूदृश्य है, प्रकृति है, जलवायु के प्रकार है, मार्ग की लंबाई है, दूरी है, पैसा है, ये सब के सब बिंदु आपके परिवहन को प्रभावित करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको मेंशन कर देते हैं। क्या लिखेंगे? दूसरा ही प्रभावित करने वाला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। देखिए, नगर हो, कस्बा हो, गांव हो या फिर औद्योगिक केंद्र हो या कच्चा माल उत्पादित क्षेत्र हो, यहां भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मार्ग की लंबाई हो, दूरी हो, मुद्रा हो, मुद्रा मतलब पैसा हो, ये सभी बिंदु परिवहन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपकी जो प्रकृति होती है वो परिवहन को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रकृति, भूदृश्य का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र है, समतल मैदान है। एक तो पर्वत के अंदर गाड़ी लेके जाओ तो परिवहन चल सकता है कि नहीं चल सकता, तो परिवहन वहां पर प्रभावित है। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन खूब भागता है। जलवायु को देख लीजिए या प्रकृति को देख लीजिए, जलवायु ठंडे इलाके, मान लीजिए कहीं पर बारिश ही बारिश हो रही है, परिवहन प्रभावित होगा। कहीं पर बर्फ ही बर्फ पड़ रही है तो परिवहन रुक जाता है। ठीक है, मार्ग की लंबाई, भाई जैसे कि बहुत लंबा मार्ग है, ठीक है, तो परिवहन जरूर प्रभावित होगा। दूरी देख लीजिए, ठीक है, पैसा देख लीजिए, ये सारे के सारे
आपके परिवहन को प्रभावित करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मार्ग में अगर कोई व्यवधान पैदा हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है, वो भी परिवहन को प्रभावित करता है। इसको भी लिख देते हैं अपन, लिख दो यहां पे अलग से, मार्ग में होने वाली समस्या परिवहन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये तीसरा बिंदु मान लीजिए आप, ठीक है। ये 3 बिंदु हो गए। पहला बिंदु जनसंख्या का आकार, जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी मांग परिवहन की, जितनी छोटी जनसंख्या उतनी कम मांग, ठीक है। दूसरा, अगर आपका नगर हो, कस्बा हो, गांव हो, औद्योगिक केंद्र हो या फिर कच्चा माल उत्पादित क्षेत्र हो, वहां पर भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई, दूरी, मुद्रा, ये सारे के सारे बिंदु परिवहन को प्रभावित करेंगे। तीसरा, अगर मार्ग में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये समस्या भी परिवहन को, व्यवधान भी परिवहन को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम 2 परिभाषाएं इसमें देखते हैं। एक होती है नोड और एक होता है योजक। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं आपके लिए ये परिभाषा भी लेके आया हूं कि नोड क्या होता है और योजक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, 2 या उससे अधिक अगर मार्गों की संधि स्थल है, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर मार्ग कहीं पर मिलते हैं, ठीक है, संधि स्थल, संधि का मतलब होता है मिलन क्षेत्र, ऐसे स्थल, या फिर हम कह सकते हैं एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, अथवा मार्ग के सहारे सहारे अगर कोई बड़ा कस्बा है तो उसे हम कहते हैं नोड। ऐसा ही कंडीशन नोड का कहलाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे परिभाषा, 2 अथवा, ठीक है, या तो 2 हो या फिर उससे अधिक मार्ग हो। आगे बात समझ में, 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, संधि स्थल, अथवा हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या, एक उद्गम बिंदु, या लिख दीजिए स्थल, एक उद्गम बिंदु, मतलब जहां से चले हो आप लोग, ठीक है। एक गंतव्य बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, ठीक है, जहां से आप चले हो, जहां आप जा रहे हो, अथवा मार्ग के सहारे सहारे, ठीक है, मार्ग के सहारे सहारे क्या उपस्थित हो, कोई बड़ा कस्बा, ठीक है, कोई बड़ा कस्बा क्या कहलाएगा, नोड कहलाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूं तो एक लाइन से आप समझ सकते हो, यहां से, कहां से, इस जगह से। अगर आपको यह चीज याद नहीं हो रही तो आप लिख दो ना, मार्ग के सहारे सहारे कोई बड़ा कस्बा कहलाता है नोड, ठीक है। ऐसी परिभाषा दी गई है, ठीक है। या ऊपर वाला, 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु, ठीक है, जहां पर कोई कस्बा हो। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि मार्ग के सहारे सहारे कोई बड़ा कस्बा अगर उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक है। दूसरी परिभाषा है योजक, सुन लीजिए, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, ध्यान से सुनना, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को, ये 2 नोड है, इन 2 नोडों को अगर कोई जोड़ती है तो उसे कहते हैं योजक, ठीक है। लिख देंगे प्रत्येक सड़क, ठीक है, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है क्या कहलाएगा, योजक कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा इसलिए बताई मैंने क्योंकि एग्जाम में इसे पूछा जाता है, मोस्ट डाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा परिवहन का टॉपिक कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो में हमने व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया, कंप्लीट हो चुका है।
आज हमारा परिवहन के बारे में भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि परिवहन होता क्या है, परिवहन का मापन क्या होता है और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, नोड क्या होता है, योजक क्या होता है। तो हमारा परिवहन का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संचार और सेवा किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।